नमस्कार मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज हमारी क्लास नंबर 30 है। इसके पहले हमने 29 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही अच्छी क्लास हमारी, बहुत ही लगातार सीरीज अच्छी से चल रही है और आप सबका सपना जरूर पूरा होगा। बस आप जुड़े रहिए लगातार एग्जाम गुरुजी भाई जर्मी सर के साथ। इस वीडियो में हम कुछ गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन वन करके आपको पूरी जानकारी देते हैं और पूरी क्लास आप अटेंड कीजिएगा गाइस, क्योंकि आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुते बड़ा दंगल चलेगा रे त्योहार हमार। ये मोटिवेशनल लाइन आपके लिए लिखी गई है। त्योहार हमार का मतलब ये हुआ कि वर्दी और हमारे बीच ये बहुत बड़ा दंगल होने वाला है। जब तक मैं उसे पा नहीं लूंगा तब तक गाइस हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। इसीलिए लिखा गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा दंगल चलेगा रे त्योहार हमार। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि दक्षिण भारत में, पहले यहाँ पर देख लो, अब बताओ दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी प्यारे भाई बताएंगे जल्दी जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद। तो जो भी हमारे प्यारे भाई रामानंद बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो बताओ गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थे। बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि कौशल वंश से, बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, कौशल वंश से संबंधित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ जो है ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ जो है ये किस धर्म से है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहे हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कहाँ है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कौशाम्बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन कौशाम्बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। बताएंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी प्यारे भाई का। बिल्कुल सही है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो थे ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। बिल्कुल सही है। और देखो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई कि गौतम, थोड़ा सा ऊपर कर ले, अब बताओ कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है।
गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। यानी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो कपिलवस्तु की लुम्बिनी में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है महाविनिष्क्रमण। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बुद्ध ने प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने प्रथम गुरु किसे बनाया था? आपका ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगी, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जा करके सीधा यही सर्च कर लेना जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप सीधा यही सर्च कर लेना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप पीडीएफ इसको वहाँ पर पा सकते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं यहाँ पर आलार कलाम बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, आलार कलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर हुए? और देखो सबसे अंत में जो तीर्थंकर थे वह कौन थे ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे भाई, महावीर। अब आप यहाँ पर ये दिमाग लगाइए, मैंने आपको बताया कि सबसे अंत में या फिर जो सबसे अंतिम तीर्थंकर थे वह कौन थे, महावीर। तो महावीर जो थे जैन धर्म के कौन से नंबर वाले तीर्थंकर थे? आप सबको पता है 24वें। तो राइट आंसर क्या होगा, कुल कितने तीर्थंकर हुए? राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 24। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अंतिम तो आपने जान लिया गाइस, महावीर। अब आप बताइए कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं आदिनाथ बिल्कुल सही आंसर होगा। आदिनाथ जो थे ये जैनियों या फिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? निम्न में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक बार सभी प्यारे भाई बहन अपने सभी प्यारे मित्रों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे। मैं आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार सभी प्यारे भाई बहन इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर कर दें, कम से कम एक एक मित्र तक जरूर शेयर कर दें। सभी प्यारे भाई बहन पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। जैन धर्म के असली संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है मेरे प्यारे भाई, याद रखना राइट आंसर क्या होगा, महावीर स्वामी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलो इसी के साथ साथ आप ये भी बता दो कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी और जन्म ये दोनों कहाँ हुआ था। थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखो जो गाइस महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, अगर आपसे पूछा जाता है तो मेरे प्यारे भाई याद रखना इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, कुंडग्राम में। तो राइट आंसर क्या होगा, कुंडग्राम में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मृत्यु कहाँ हुई थी अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि महावीर, देखो वही क्वेश्चन आ गया आपके सामने जो मैंने अभी आपको बताया कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अभी मैंने आपको बताया कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कुंडग्राम में, और मृत्यु कहाँ हुई मेरे प्यारे भाई, पावापुरी में। तो राइट आंसर क्या होगा, पावापुरी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन पावापुरी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए? यह क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे सभी प्यारे भाई फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, महावीर एवं बुद्ध दोनों के द्वारा बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? देखो, मैं आप सबको बता दूं गाइस, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप सबके सपने ज़रूर पूरे होंगे, वर्दी पहनने का सपना आपका ज़रूर पूरा होगा। लेकिन मेरे बड़े भाई, मेहनत आपको करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। आप सबको पता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने वाली है। और अगर मैं आपके लिए दिन रात एक करके आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ, तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि इस क्लास को अपने एक एक मित्र तक कम से कम शेयर जरूर कर दे। इस क्लास को अपने एक एक मित्र तक साझा कर लें। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि गाइस एक क्लास को लाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे। जो भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, वह सभी प्यारे भाई बहन दिल की गहराइयों से एक बार क्लास को लाइक भी कर देंगे। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? याद रखना मेरे प्यारे भाई, यूनाइटेड प्रोविंस, या फिर आपको ऑप्शन में संयुक्त प्रांत अगर देखने को मिल जाता है तो वो भी आप गाइस करेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर संयुक्त प्रांत नहीं है, तो यूनाइटेड प्रोविंस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? या फिर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राज्यपाल कौन बनी थी, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला है, और इन्हें सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। हमारे प्यारे भाई याद रखना, भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है हमारे सभी प्यारे भाई, बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अब देखो, आपसे पूछ लिया गया यहाँ पर कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, उत्तर प्रदेश में अगर महिला में मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सबसे पहले महिला में मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखना मेरे प्यारे भाई, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश में महिला में पहले मुख्यमंत्री थी। और अगर पुरुष में बात की जाए तो याद रखना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो थे गाइस, ये पुरुष में सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे। तो राइट आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सही, हमारे सभी प्यारे भाई बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो गाइस, सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को है। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, राज्यपाल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।
तो देखो सबसे पहले गाइस जो स्वतंत्रता क्रांति शुरू हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम, वो 1857 से। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो सबसे पहले आरंभ हुआ था वह किस नगर से हुआ था? बताएंगे उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? देखो मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी तो आप बताएंगे मेरठ से। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना एक सिपाही थे मंगल पांडे, आपको पता होगा, जो कि बैरकपुर छावनी में थे, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी और मेरठ से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? इसका आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहे हैं यहाँ पर कि 9 अगस्त 1925 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 से काकोरी जो षड्यंत्र कांड है ये घटित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पर गाइस मैंने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं हम फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में फिजिक्स के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो गाइस हम उसे भी कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से किसकी विभेदन क्षमता न्यूनतम होती है? कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन से कण की विभेदन क्षमता जो है ये कम होती है। साथ साथ ये भी बताएंगे कि निम्न में से किस कण की विभेदन क्षमता अधिक होती है। तो देखो यहाँ पर सबसे कम अगर बात की जाएगी या फिर न्यूनतम बात की जाएगी तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, न्यूनतम बात की जाएगी तो अल्फा कण। अल्फा कण की जो विभेदन क्षमता होती है ये न्यूनतम होती है और अधिकतम किसकी होती है? तो गामा कण की अधिकतम होती है। ठीक है, यानी कि इसका क्रम कैसा होगा? पहले अल्फा कण होगा, फिर बीटा कण होगा और फिर गामा कण होगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बारनौली के प्रमेय के अनुसार क्या यहाँ पर जो उनका समीकरण था वह क्या यहाँ पर सही होगा? तो देखो आप सबको पता है गाइस कि बारनौली की प्रमेय क्या है कि स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा और धन दाब ऊर्जा, इन तीनों को मिला करके नियत होती है, इनकी नियत होती है, बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा मतलब यहाँ पर PGH धन गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 PB² धन दाब ऊर्जा मतलब प्रेशर यानी कि P बराबर नियत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। देखो इसका कारण है कि समुद्री पानी का जो घनत्व है गाइज ये साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए आसान लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र यहाँ पर कौन सा होगा? देखो यहाँ पर द्रव घनत्व मापी से द्रव का घनत्व मापा जाता है और बैरोमापी जो दिया गया है ना मेरे प्यारे भाई, याद रखना बैरोमापी जो है इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, या फिर बैरोमीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो याद रखना बैरोमापी से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, आर्द्रता मापी से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है और ऊंचाई जो है ये गाइस अल्टीमीटर से मापी जाती है। ठीक है, ऊंचाई जो है ये अल्टीमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान किस कारण परिवर्तित होता है?
और आप सब ये भी बता देंगे कि जी का मान जो है ये कहाँ पर कम होता है और कहाँ पर अधिक होता है। देखो, जी का मान जो है ये किस कारण से परिवर्तित होता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन और आकार इन दोनों के कारण पृथ्वी पर जी का मान परिवर्तित होता रहता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। जी का मान जो है वो अधिकतम कहाँ पर होता है, तो याद रखना ध्रुवों पर अधिकतम होता है, और कम कहाँ पर होता है, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई भूमध्य रेखा पर कम होता है। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जी का मान होता है 9.8। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी के अपवर्तन से, या फिर सूर्य के प्रभाव से? इसका आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई गुरुत्वाकर्षण से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन गुरुत्वाकर्षण बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शक्ति का सूत्र क्या है बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? देखो, शक्ति का सूत्र जो होता है वह होता है कार्य बटे समय। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है एसआई पद्धति में, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि मनुष्य के लिए निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा का एक सबसे बड़ा स्रोत है? देखो, आप सबको पता होगा गाइस, प्राकृतिक ऊर्जा की बात की गई तो जानवर तो होगा नहीं, पौधे तो होंगे नहीं, पृथ्वी तो होंगे नहीं, सूर्य बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? आप सबको पता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका रूपांतरण ही संभव है। तो ऊर्जा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। याद रखना, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल इसका रूपांतरण ही संभव है, ठीक है। केवल और केवल इसका रूपांतरण ही संभव है। अगला कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अब देखो यहाँ पर जब उसका गाइस जो दूरी है वह शून्य है तो विस्थापन जाहिर है कि शून्य ही होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि उसका विस्थापन शून्य होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? कण द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति जो है किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा वेग और त्वरण इन दोनों के द्वारा, वी और सी दोनों। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं वी और सी दोनों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेग। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप फिर डैश स्थान दिया गया है होता है। कहने का मतलब है कि दो सतहों के बीच जो सतह की अनियमितता होती है ये किन के कारण होती है? घर्षण, आवेग, बलाघूर्ण या फिर तनाव? राइट आंसर हो जाएगा फ्रिक्शन। कहने का मतलब है घर्षण के कारण। अब आप ये भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि घर्षण बल की जो दिशा होती है मेरे प्यारे भाई वह सदैव
वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। याद रखना, घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किस कारण रुक जाएगी? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। आप सबको पता है कि वह किसके कारण रुक जाएगी? घर्षण के कारण रुक जाएगी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी भी स्थिर या फिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ये जो है ये न्यूटन के किस गति का नियम है या फिर गैलीलियो का नियम है? क्या है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, किसी भी स्थिर या फिर गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है। यह न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखना हमारे प्यारे भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है कि संवेग संरक्षण और रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। ये जो है ये न्यूटन के किस गति का नियम है? रेखीय संवेग संरक्षण बराबर। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहे हैं यहाँ पर, ये है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। ये किस नियम का पालन करता है? देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं गति के नियम से। सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपका सिलेबस है उसमें बल तथा गति के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका टॉपिक दे ही दिया गया है, तो आप याद रखना गाइस, वो आपका पूछा जा सकता है। हालांकि मैं एक दिन बल तथा गति के नियम से संबंधित पूरी थ्योरी क्लास ले लूंगा, आपका पूरा डाउट वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताएंगे कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। तो देखो, इसका कारण क्या है? आप सबको पता है गाइस कि जब तक कोई भी वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी जब तक गाइस उसमें परिवर्तन करने के लिए कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो जब बाह्य बल लगा दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया, तो मतलब यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो जाएगा? न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं राइट आंसर हो जाएगा। और गाइस, अगर बिल्कुल मतलब विरामावस्था में बस खड़ी है और अगर आप उसमें बैठे हैं और अगर अचानक बस स्टार्ट हो जाती है तो भी गाइस आप पीछे की ओर झुक जाएंगे, इसका वही कारण है। ठीक है, अगला है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व या फिर इनर्शिया की व्याख्या करता है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। न्यूटन की कौन से नियम जड़त्व या फिर इनर्शिया की व्याख्या करता है? देखो, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया कि न्यूटन के गति विषय के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो हमारे प्यारे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि आंसर ही दिख गया। बताएंगे, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उसके आयाम से करते हैं, आवृत्ति से करते हैं, तरंग दैर्ध्य से करते हैं या फिर वेग से करते हैं? ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण उससे किससे करते हैं? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बता रहे हैं कि उसके आयाम से करते हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप बताएंगे कि ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। आप सबको पता है कि ध्वनि का जो वेग है ये ठोस में अधिकतम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इस्पात में। ठीक है, निर्वात में ध्वनि गाय जो है संचरण कर ही नहीं सकती। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, मैंने इसलिए इसको आपके सामने रखा है कि वायु में जो ध्वनि का वेग होता है ये 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल में जो होता है ये कितना होता है?
1493 मीटर पर सेकेंड। कांच में जो गाइस या पायरेक्स में जो मीटर उसका ध्वनि का वेग होता है वह होता है 5640 मीटर पर सेकेंड। लोहा में होता है 5960 मीटर पर सेकेंड। मैंने अभी आपको बताया कि ठोस में सबसे ज्यादा होता है तो लोहा सबसे ज्यादा यहाँ पर ठोस होगा, ठीक है। ध्वनि की चाल किसी पदार्थ माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखना। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पर आपके सामने ये रखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का लगभग वेग कितना है। अभी आपको मैंने बताया कि वायु में ध्वनि का वेग कितना है, 330 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आप देख लो गाइस लिखा क्या गया है 332 मीटर पर सेकंड, बट यहाँ पर आपको ऑप्शन में 332 कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो आप 330 मीटर पर सेकंड को ही सही करेंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन है 330 मीटर पर सेकंड। तो हमारे प्यारे भाई यहाँ पर हमने कवर कर लिया जीके प्लस साइंस के क्वेश्चंस को। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल से लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ में बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इस क्लास की पीडीएफ आपको इसके साथ साथ जो कुछ भी फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं वो सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर ही मिलते हैं। आप टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर सर्च कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अगर आपको गाइस कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। हर संभव कोशिश रहती है कि आप सबके हर सवाल के क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए, ठीक है। और आज की इस क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको बता दें कि जो हिंदी की क्लास होती है ये रोज़ शाम 6 बजे होती है। जीके प्लस साइंस की क्लास जो होती है ये रोज़ गाइस शाम 7:30 बजे होती है। रीजनिंग की रोज़ सुबह 10 बजे और मैथ की रोज़ दोपहर 12:30 बजे क्लास होती है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।